वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ, क्लास 11th की बात करेंगे हम, और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे भू आकृति प्रक्रियाओं के बारे में। पाठ संख्या 6 की बात कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे भू यानी जमीन की आकृतिक प्रक्रियाएं। ज़मीन के अंदर जो अलग अलग आकृतियाँ बन रही है ऊपर या अंदर, वो उनकी क्या वजह है, कौन सी प्रक्रिया इसके तहत काम करती हैं। मतलब हम बात करें तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, हमने इसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं पढ़ी थी, अंतर्जनित प्रक्रिया और बहिर्जनित प्रक्रियाएं। हमने बहिर्जनित प्रक्रियाओं के अंतर्गत थोड़ी बहुत बात की, आज उसको हम विस्तार से पूरी बात करते हैं। हमारा जो हेडिंग है वो है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। बहिर्जनित प्रक्रियाओं का मतलब ये हुआ कि बाहर, धरातल के बाहर कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं भू आकृति के लिए, हम उनकी बात करेंगे। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो बहिर्जनिक प्रक्रियाओं का मतलब हुआ कि धरातल के बाहर किस प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, उनकी हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो बहिर्जनिक प्रक्रिया होती हैं, वो जो प्रक्रिया है वो सूर्य द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसकी वजह से ही बाहर की प्रक्रिया संपन्न हो पाती हैं। और जब बाहर की जो प्रक्रिया है वो अंदर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे धरती के अंदर मान लो कोई प्रक्रिया हुई है, जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी आया और उससे कोई आकृति बन गई। जैसे पर्वत बना है, ये पर्वत बाहर की वजह से बना है या आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से बना है। तो सिंपल सी बात है, पर्वत है वो आंतरिक, या मैं बात कहूँ अंतर्जनिक या अंतर्जनित प्रक्रियाओं की वजह से बना है, ठीक है। तो अंतर्जनित प्रक्रिया द्वारा जब किसी स्थलाकृति का निर्माण होता है तो ये धरातल के बाहर हुआ है। बहिर्जनित प्रक्रियाएं क्या करती हैं, इस अंतर्जनित प्रक्रिया द्वारा जो भी स्थलाकृति बनी है या जो उच्चावच बना है उसको नियंत्रित करती हैं, उसको समतल समानांतर या संतुलित करने का काम करती है। किस प्रकार से, जैसे ये चीज़ बन गया है अंतर्जनित प्रक्रिया द्वारा पर्वत। अब बाहर जनित जो प्रक्रिया है, जिसे हवा चलेगी, तापमान की वजह से, बरसात की वजह से इनमें दरारें आएगी और टूटेगा, धीरे धीरे विखंडित होगा। ये टूट कर धीरे धीरे वापस समतल होने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे काम क्या होगा, ये टूट बिखर होगा। इसकी हाइट ज़्यादा है तो धीरे धीरे कम होगी, टूट करके। मतलब जो अंतर्जनित प्रक्रिया द्वारा जो स्थलाकृति बनी है, बहिर्जनित उनको कम करता है और वापस संतुलन होने का काम चलता रहता है। तो एक बात तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि बहिर्जनित प्रक्रिया के अंतर्गत जो ऊर्जा है, जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के द्वारा वायुमंडल के अंदर जो अंतर्जनित शक्तियाँ हैं उनमें जो भी अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनी हैं उनको नियंत्रण करने का काम करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहिर्जनित अगर हम बात करें तो ये भी डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इस पर प्रभाव पड़ता है। और ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है, अगर इस बल की बात करें तो ये जिस जगह ढाल है उस ढाल की तरफ ये काम करेगा धरातल के अंदर। और कोई भी जो पदार्थ है, जैसे मान लो एक पर्वत है और यहाँ पर ये चीज़ टूटी है और ये नीचे आएगा, ये टूटा हुआ पत्थर क्या आएगा, नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ज़मीन में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये नीचे इसलिए आएगा, ये ढाल से आएगा। तो ढाल की दिशा में जो काम हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, किसी स्थान को दूसरे स्थान पर, किसी पत्थर को, किसी तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलित करने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए इस गुरुत्वाकर्षण बल का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में जो बल यूज होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, हम उसको प्रतिबल कहते हैं। इसकी भी हमने बात कर ली थी, ठीक है। और दरअसल अगर देखें तो प्रतिबल ठोस वस्तुओं में दो रूप से हो सकता है, धक्का और खिंचाव की वजह से।
ठीक है, धक्का और खिंचाव की वजह से। जब कुछ चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आएगी ढाल के साथ में, तो उसमें विकृति पैदा होगी, उसमें कुछ परिवर्तन होगा और फिर जो प्रतिबल है उसी वजह से आकृतियों में परिवर्तन होगा और वो जो बल है वो अलग अलग धरातल के भागों को तोड़ता हुआ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बहिर्जनित प्रक्रियाओं का अगर हम बात करें आकृतियों में, तो सामान्य एक शब्दावली आता है जिसका नाम है अनाच्छादन। ठीक है, मतलब ये वहाँ की डेन्यूडेशन, जिसको कह सकते हैं हम डेन्यूडेशन, अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब ये होता है, अगर सामान्य रूप से देखें तो आवरण, जिसको हम कह सकते हैं कि आवरण हटाना, आवरण को हटाना ही आच्छादन होता है। किस प्रकार से, अब बात करेंगे हम। जैसे अगर बात करें आच्छादन की, तो आवरण हटाना किस प्रकार से आवरण से हटता है। जैसे मान लो एक पर्वत का निर्माण हुआ है और अब इस प्रकार से आवरण जो बना है इसके ऊपर, इसको हटाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तो वो जैसे मान लो ये कोई चीज़ रखी हुई, इस पर ये ढकी हुई है, मान लो रेत से ढकी हुई है, अंदर पत्थर है, रेत से ढका हुआ है, हवा आई, रेत जगह चली गई, रेत क्या होगी, चली गई है, इसका आवरण हट गया है। तो हमने कहा कि ये इस हवा ने क्या कर दिया है, अनाच्छादन का काम किया है, अनाच्छादन प्रक्रिया को संपन्न किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम अनाच्छादन प्रक्रिया की बात करें तो 3 प्रकार से काम है, 3 प्रकार से चीज़ें। तो बात करें अनाच्छादित प्रक्रियाएं, तो ये कौन कौन सी प्रक्रिया है, तो इसमें 3 प्रक्रियाएं हैं। कितनी प्रक्रियाएं हैं, 3। एक तो है अपचय, दूसरी है वृत्त संचलन और तीसरी है अपर्दन या परिवन। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हैं। अनाच्छादित प्रक्रियाओं की बात करें कि ये प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, अब अपचय क्या होता है, वृत्त संचलन क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। ठीक है, अब देखो अपचयन, पहली बात है होता क्या है। जैसे मान लो ये पर्वत था, ये टूट कर बिखर कर यहाँ गिर गया। जैसे मान लो ये इस प्रकार का पर्वत था और यहाँ से टूट गया और जो टुकड़े पड़े हैं बिखरा, वो धीरे धीरे यहीं पड़े, यहीं जमा हो गए। इसका मतलब इस पर्वत का क्या हुआ है, अपचय हुआ है। किस वजह से, बाहरी बल की वजह से। जैसे मान लो, बात को वापस समझो कि जैसे मान लो ऊपर से तापमान की वजह से, हवाओं की वजह से, कभी गर्म कभी ठंडी, और बारिश की वजह से इनमें दरारें आ गई और ये पर्वत टूट गया और ये इसके टुकड़े पड़ गए, जमा हो गया। तो हम बोलेंगे कि इस पर्वत का अपचय हुआ है। क्या हुआ है, अपचय। तो अपचय में क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट करके वही जमा हो जाता है, उसका हम कह सकते हैं क्षय हो, जिसमें बिखरा हो, टुकड़े हो, वही जमा हो जाता है। तो ये हो गया अपचय। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। अब बात करें वृत्त संचलन की, तो जैसे मान लो ये ग्लाशियर है और ग्लाशियर बीच में इतना बड़ा टुकड़ा भाग, बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा भाग टूट गया और पूरा पूरा जगह छेद कर लिया और यहाँ आकर बस गया। तो ये हो गया वृत्त संचलन कि जिसमें बहुत बड़ा भूभाग जगह हिल जाती है, उसकी जगह चेंज हो जाती है। जैसे मान लो बीच में दरार पड़ गई है पर्वत के बीच में, एक बड़ा भाग इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इन दोनों में, इस बड़े भागों में क्या हुआ है, संचलन का मतलब हुआ है स्थान हिलना, जगह चेंज करना, उसमें परिवर्तन हुआ, गति होना, हम उसको कह सकते हैं। तो ये भी होता है बड़ी गति के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अपर्दन की, कि अपर्दन क्या होता है। अपर्दन में क्या होता है कि जैसे मान लो एक पर्वत है, ये हवा, पानी, बरसात की वजह से टूट गया है, यहाँ से टुकड़े हो गए और टूट गया है, और जब बारिश हुई, हवा हुई, तो उसकी वजह से उनमें गति हुई ढाल की वजह से, और ये टूट करके दूसरे स्थान पर चले गए। ये टुकड़े दूसरे स्थान पर चले गए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गए हैं उसको बोलते हैं कि यहाँ से टूट करके, यहाँ से नष्ट होकर के, यहाँ से अपचय होने के बाद में इस स्थान पर चले गए हैं, इसको बोलते हैं अपर्दन।
अप्रदन में मतलब परिवहन हुआ है। अप्रदन या परिवहन मतलब परिवहन तो हुआ ना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हैं स्थान छोड़ करके, तो वो अप्रदन। तो अपचय, व्रत संचलन और अप्रदन ये एक प्रकार की अनाच्छादित प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर जो ढका हुआ भाग था वो टूट करके यहीं गिर गया, तो वो भी तो अनाच्छादित प्रक्रिया होगी, आवरण हट गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, तो यह पर अप्रदन हो गया। और व्रत संचलन, एक जगह से दूसरी जगह पर जगह चेंज हो गई, ऊपर से आवरण भी हट गया, ये भी अनाच्छादित प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये सारी आपको प्रक्रिया करनी है। इनकी अगर बल की बात करें तो कौन कौन से बल यहाँ यूज होते हैं। अपचय की बात करें तो कौन कौन से बल कारक हैं यहाँ पर, प्रेरक बल कौन से हैं, इनको प्रेरणा देने वाले बल या ऊर्जा कौन से हैं। तो अपचय के लिए तो गुरुत्वाकर्षण बल है एक, तो कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। एक जो आणविक बल है, जमीन के अंदर भूमि के आणविक बल का जो दाब है उसकी वजह से, और रासायनिक प्रक्रियाओं की वजह से भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार का अपचय प्रक्रिया संपन्न होती है। व्रत संचलन, एक बड़े भूभाग का जगह चेंज करना, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और अप्रदन, जो एक स्थान से दूसरे पर जाने का जो काम है, वो गतिज ऊर्जा की वजह से होता है। गतिज ऊर्जा की वजह से इस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये है बैठ जनित प्रक्रियाएं जिसमें हमने बात की है। अब बात करते हैं कि अपचय से कौन कौन सी आकृतियाँ बन सकती हैं। ठीक है, और रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है अपचय के लिए, भौतिक प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, एक एक चीज़ की हम आराम से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अपचय की, जिसको हम कह सकते हैं वेदरिंग। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि अपचय के अंतर्गत जो वायुमंडलीय तत्व हैं वो धरातल के पदार्थों की क्रिया को संप्रेरित करते हैं, और उसमें शामिल है कि जो वायुमंडल में जो तत्व हैं वो अपचय को संपन्न करते हैं। अपचय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। अपचय के अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ बन सकती हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है। तो अगर अपचय की परिभाषा की बात करें तो अपचय को मौसम व जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन या रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि भाई कुछ जलवायु की वजह से या मौसम की वजह से सेल है या जो चट्टानें हैं उनका यांत्रिक विखंडन हो या रासायनिक हो, मतलब बल की वजह से या अंदर रासायनिक क्रियाओं की वजह से उनका अगर अपघटन हो तो उसको बोलेंगे अपचय। क्या बोलेंगे उसको? अपचय। और अपचय की बात करें तो अपचय में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो पदार्थ है वो थोड़ा सा संचलन होता है, न गिरने के बराबर, और एक ही स्थान पर या तटस्थ प्रक्रिया है, एक ही स्थान पर होती है। सब स्थान जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, तो सब स्थानें होती हैं, एक ही स्थान पर ये प्रक्रिया होती है। इसको कह सकते हैं तद स्थन, जहाँ पर ये प्रक्रिया होनी है वहीं पर होती है अपचय की। जैसे यहाँ पर टूटा तो यहीं पर पड़ा रहा है, यहीं पर प्रक्रिया हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं इन सिटू या ऑन साइट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है। अब बात करते हैं कि अपचय जो प्रक्रिया होती है वो जटिल अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे ज़मीन को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती हैं, स्थलाकृतियाँ निर्माण हो सकती है, वनस्पति को भी प्रभावित करती हैं। और सबसे सब में देखें तो जलवायु का विशेष महत्व है अपचय की प्रक्रिया के पीछे। और न केवल अपचय प्रक्रिया अपितु अपचय मेंटल की गहराई भी जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न हो जाती है। तो जलवायु का अपना एक प्रकार है। अगर बात करें कि अपचय प्रक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अपचय प्रक्रियाएं सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो रासायनिक होती है, एक भौतिक या यांत्रिक रूप से हो सकती हैं, एक होती है जैविक। ठीक है, तो ये अपचय प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी रासायनिक अपचय प्रक्रियाएं। मतलब ये हुआ केमिकल
वेदरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। रासायनिक अपचय प्रक्रियाओं की बात करते हैं। अपचय प्रक्रियाओं का एक समूह जिस अगर देखें तो उसमें विलय, किसी चीज़ में विलीन होना या कार्बोनेटीकरण होना, क्या होना, कार्बोनेटीकरण, या उसमें जल योजन होना या ऑक्सीकरण होना, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। या न्यूनीकरण होना, इनकी वजह से क्या होती है कि सेलें अपघटित हो जाती हैं, सेलों का विलय होता है और उसमें टुकड़े होते हैं। और इन रासायनिक प्रक्रियाओं की बात करें तो ये सूक्ष्म अवस्था में धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रिया होती है। इनकी जो अवस्था होती है वो सूक्ष्म अवस्था होती है। सूक्ष्म अवस्था का मतलब ये हुआ कि ये जो किसी पदार्थ में या अंदर ये जो रासायनिक प्रक्रिया होती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, हमने इसकी बात की है, वो बिल्कुल धीरे धीरे अवस्था में होती हैं। जैसे विलयन हो सकता है कि भी धीरे धीरे, जैसे मान लो पत्थर पड़े तो पानी मिल रहा है, धीरे धीरे पानी की वजह से पदार्थों के बीच में, पत्थर के बीच में पानी जमा हो रहा है तो वो विलयन हो रहा है। कार्बन की मात्रा की वजह से धीरे धीरे सड़ने की वजह से कार्बोनीकरण हो सकता है। जल के साथ में मिलने की वजह से, हवा के साथ में ऑक्सीजन की क्रियाओं की वजह से, ठीक है, उन वजह से अलग अलग प्रक्रियाएँ होगी और इन प्रक्रियाओं की वजह से भी अपचय जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। ऑक्सीजन और देखें तो ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल और अन्य अम्लों की वजह से चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। न्यूनीकरण मतलब होता है कि उनका बिखराव, उनका टुकड़ा, उनके अंदर में जो टुकड़े होने की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की वजह से भी हो सकता है। धरातल के जो जल है, इसके अलावा वायु है, इन वजह से सारी प्रक्रिया संपन्न होती है, ये ध्यान रखना है आपको। धरातलीय जो अम्ल वर्षा होती है उस वजह से भी अपचय हो सकता है, अम्लों की वजह से। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अम्लों की वजह से कौन सी प्रक्रिया संपित या संपादित हो सकती है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आगे बात करें रासायनिक अपचय प्रक्रियाओं में, तो हमने बताया कि ऑक्सीजन की वजह से, धरातल के जल की वजह से और मृदा जल और अन्य अम्लों की वजह से चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। और न्यूनीकरण होने के साथ में इसमें ऊष्मा का भी अपना एक योगदान है। ऊष्मा की वजह से जल के साथ में, वायु के साथ में जब अलग अलग रासायनिक प्रक्रिया होगी, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस वजह से मतलब O2 और CO2, इन वजह से आपस में ऊष्मा की वजह से अलग अलग प्रक्रिया होगी, अलग अलग रासायनिक क्रिया होगी और इनकी वजह से अपघटन शुरू होगा। और जब पौधों और पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देगा तो अलग अलग रासायनिक प्रक्रिया होगी खनिजों की, और जिससे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपचय पदार्थ प्रक्रिया शुरू होती है। ये आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं अपन भौतिक अपचय प्रक्रियाएं। भौतिक अपचय प्रक्रियाएं, ठीक है, मतलब फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं तो आपको समझना है कि भौतिक अपचय प्रक्रिया कौन सी है। तो भौतिक है जो यांत्रिक अपचय प्रक्रिया है, ये दरअसल कुछ बल की वजह से प्रभावित होती हैं, बल पर निर्भर करती हैं, ठीक है। और ये बल कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें जो बल यूज होते हैं, एक तो होता है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है। जैसे ऊपर का जो भार है उसका दबाव हो या अपरूपण प्रतिबल हो, अंदर के बल और ऊपर का भार और दबाव की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल भी कारण है भौतिक अपचय के अंदर। इसके अलावा दूसरा जो है वो तापक्रम में, जब तापक्रम में परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से भी भौतिक अपचय प्रक्रिया होगी। और इसके अलावा जब क्रिस्टल रवों में जब वृद्धि होगी, पदार्थ के अंदर जो अलग अलग प्रकार की दरारें आने की, जो क्रिस्टल रूप बढ़ेंगे, उसकी वजह से भी भौतिक अपचय प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके अलावा जो पशु हैं उनकी वजह से भी अक्सर
इनके विस्तारण की वजह से, पशुओं के क्रियाकलाप की वजह से भी अपचय और ये प्रक्रिया होती है भौतिक। ठीक है, एक तो ये भी है। और वायुमंडल में आर्द्रता की वजह से और शुष्कन की वजह से भी भौतिक अपचय प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें अलग अलग जो बल है वो धरातल और विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं। इनकी वजह से सेल है उनके अंदर विभंग मतलब फ्रैक्चर, बीच में टुकड़े या दरार पड़ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये भौतिक अपचय प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक अपचय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण और दबाव के निर्मुक्त होने की वजह से होता है। ये प्रक्रिया लघु और मंद होती है। भौतिक प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, बिल्कुल छोटी प्रक्रिया होती है, परंतु कई बार संकोचन की वजह से और विस्तारण की वजह से इसमें काफ़ी बड़ी हानि हो सकती है। सेलें एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज कर लेती हैं और वो भी एक कारण है इसका अपचय का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो तब आपको टॉपिक समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है, और बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आपको कुल मिलाकर ये समझना है कि अपचय क्या होता है और अपर्दन क्या होता है, और इसके अलावा व्रत संचलन क्या होता है। हम अपचय के अंदर 3 प्रकार पढ़ रहे हैं। एक रासायनिक प्रक्रियाओं से अपचय हो सकता है। अपचय तो मतलब समझ में आ गया होगा कि भी एक जगह टूट करके वहीं पर पदार्थ जमा हो जाते हैं। यांत्रिक विखंडन होता है या रासायनिक विखंडन, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो रासायनिक अपचय है, भौतिक अपचय है, और जैविक कार्य की वजह से भी अपचय होता है। रासायनिक प्रक्रियाओं की हमने बात कर ली कि भाई ऑक्सीजन की वजह से, धरातल के जल और मृदा की वजह से, अम्लों की वजह से। भौतिक के अंदर मैंने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तापमान की वजह से, पशुओं की वजह से भी भौतिक प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। अब अगली वीडियो में बात करेंगे जैविक कार्यों की वजह से किस प्रकार अपचय हो सकता है, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग की बात करेंगे।